अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर का ऑनलाइन थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री डिस्कस करनी है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आप लोग जानते हैं कि लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मेटल को डोनेट करते हैं। तो अगर मेटल ने अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड करना है तो उन मेटल्स को हाइब्रिडाइज्ड करें जो एम्प्टी हों, ताकि वो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो लोन पेयर है उसे एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हों। अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया या किसी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये आपके लिए पहली दफ़ा है कि आप एम्प्टी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड करेंगे। इससे पहले फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और आज ये भी इजाफ़ा कर लीजिए कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे सेंट्रल एटम ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। तो ये लिखा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, मेटल हाइब्रिडाइज्ड itself to form empty hybrid orbitals to receive electron pair from ligands। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल मेटल एटम में, वो डिसाइड करता है लिगेंड नेचर एंड अप्रोचिंग, कि वो अप्रोचिंग एक्सिस क्या है उनका, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, या इन बिटवीन एक्सिस से अप्रोच करते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स उनके हाइब्रिडाइज्ड होने हैं। ये आगे जाकर आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए मुश्किल होगा समझना। तो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिसाइड करेंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, दिस इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ द लिगेंड्स। अगर 3 लिगेंड्स किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेटल के जो कि एम्प्टी हों वो ओवरलैप करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अगर 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हों तो मेटल को अपने 4 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक टेबल है, ये हमें बताएगी कि जितने लिगेंड्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है वो आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सबसे पहले एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 लिगेंड्स हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट करने मेटल एटम ने, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। फ़िलहाल आप ये नोट कीजिए कि 4 लिगेंड्स हैं, तो sp3 में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एक s और 3p, तो 4 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिससे बन रहे हैं, क्योंकि 4 लिगेंड्स हैं यहाँ पे। अगर आपके पास 4 लिगेंड्स ही हों तो एक दूसरी हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, जो कि dsp2 है या फिर sp2d है, कि एक p की बजाय मेटल एटम का d ऑर्बिटल ओवरलैप करे, और अगर जो d है वो 3d हो तो हम कहते हैं कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इन्वॉल्व होने वाला d अगर 4d हो तो sp2d है, बाद वाला d हो तो उसे हम बाद में लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और अगर s से पहले वाला 4s से पहले यानी कि 3d हो तो वो dsp2। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी लिगेंड्स में
अगर किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स हैं तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल्स हैं। sp3 भी पॉसिबल है, और या फिर डी इन्वॉल्व हो तो फिर 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन sp2d या dsp2, आपकी बुक के मुताबिक सिर्फ dsp2। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि डी ने इन्वॉल्व होना है कि नहीं? तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री का पता होना ज़रूरी है। बग़ैर ज्योमेट्री के आपसे कोई नहीं पूछ सकता कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या dsp2 है। तो वो आपको ज्योमेट्री ज़रूर बताएंगे, उस ज्योमेट्री के बगैर आप नहीं बता सकते। देखिए, अगर 4 लिगेंड्स हों और मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो तो तब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 होगी। अब आपसे जब भी पूछेंगे यहाँ से कुछ MCQs, वो इस तरह से पूछेंगे कि अगर आपके पास मेटल के साथ जो लिगेंड्स हैं वो 4 हुए, तो तब आपको उन्हें अगर उस मेटल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पूछनी है तो आगे ज्योमेट्री ज़रूर बतानी पड़ेगी। या तो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बताएंगे या फिर स्क्वायर प्लेनर बताएंगे। टेट्राहेड्रल बताते हैं तो फिर जो मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और अगर स्क्वायर प्लेनर बताते हैं तो फिर आपने अपनी बुक को फॉलो करना है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज़ में जो डिफरेंस है वही डिसाइड करता है कि डी ने इन्वॉल्व होना है कि नहीं। मैंने ऊपर बताया कि आप आगे जाकर सीखेंगे कि जो हमारा लिगेंड है वो कहाँ से अप्रोच करता है मेटल को, आया कि वो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या इन बिटवीन एक्सिस से अप्रोच करता है। तो तब जो है वो मेटल डिसाइड करता है कि उसने कौन से अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड करना है। अगर कोई लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आता है तो फिर उसे अपना मेटल को कोई इस तरह का डी ऑर्बिटल जो इन बिटवीन हो उसे हाइब्रिडाइज्ड करना पड़ेगा, तो फिर उसे डी ज़रूर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर सारे ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे अगर लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल को तो फिर उसे इन बिटवीन द एक्सिस वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं करना पड़ेगा, सारे ऑन द एक्सिस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल हैं सारे, उनमें से पी एक्स है वो एक्स एक्सिस पे है, पी वाई वाई एक्सिस पे, और पी जेड, तो ये सारे ऑन द एक्सिस हैं। जबकि जो डी ऑर्बिटल हैं वो इन बिटवीन एक्सिस भी हैं। तो अगर कोई लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस मेटल को अप्रोच करता है तो फिर मेटल को अपना एक एम्प्टी ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस का इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें आपसे यहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, अगर किसी मेटल के पास 5 लिगेंड्स हों तो फिर उस मेटल को अपने 5 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। dsp3 में देखें, एक डी, एक एस और 3 पी, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 5 ही बनेंगे। और यहाँ पे भी दूसरी हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे पॉसिबल है जो कि sp3d है, sp3d, और ये PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ना कि dsp3 है। अभी हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि आपको कोई लिगेंड देंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, मेटल कॉम्प्लेक्स देंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछें तो आपने तादाद गिन लेनी है। अगर 5 हो लिगेंड्स की तादाद तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आपने dsp3 टिक करनी है, क्योंकि dsp3 में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे।
और जहाँ पे 5 लिगेंड्स अटैच हों तो जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होगी। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो PCl5 है इसकी ज्योमेट्री क्या है। हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होगी। इसी तरह से अगर लिगेंड्स की तादाद 6 हो तो फिर इसका मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 6 होने चाहिए जो ओवरलैप करें। एक एटम को अपने 6 खाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने पड़ेंगे और उसे 6 खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 लिगेंड से रिसीव कर सके। तो तब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। D2sp3 में देखें 2 D एक S और 3 P, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ये MCQs बोल रहा हूँ सारे। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद हाइब्रिडाइजेशन DsP3। Square planar is associated with DsP2. Tetrahedral is associated with sp3। या आपको कोई यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपने लिगेंड्स की तादाद गिननी है और नीचे जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं उनमें भी आपने तादाद गिन लेनी है। जहाँ पर 4 लिगेंड्स हों तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे। तो 4 लिगेंड्स हों तो फिर हाइब्रिडाइजेशन 2 पॉसिबल हैं, sp3 DsP2। आप ये नहीं डिसाइड करते कि किस में sp3 होगी और किस में sp2 होगी जब तक आपको ज्योमेट्री ना दी गिवन हो। तो ज्योमेट्री गिवन होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ sp3 कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर के साथ DsP2 कहेंगे। तो अगर लिगेंड्स की तादाद 5 हो तो फिर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, 6 हो तो D2sp3। आइए थोड़ी सारी कन्फ्यूजन्स ये दूर करने के लिए जो है वो हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है मेटल, सेंट्रल मेटल को। तो निकल के साथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं तो यहाँ से हमें साफ अंदाज़ा हो रहा है कि निकल को ना अपने जो है वो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। तो चलें जी, कौन से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिनको निकल ओवरलैप करेगा और हाइब्रिड बनाएगा। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4s में। ऑर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 + 2 20 और 8 28 एटॉमिक नंबर ऑफ निकल। और अगर आप गौर करें, पीछे लेक्चर गौर से सुना और पढ़ा हो तो निकल पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि निकल के साथ यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल लिगेंड है और ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कोई नहीं है। इस पे भी चार्ज 0 है। तो इसी तरह से जो निकल है उस पे भी चार्ज 0 है क्योंकि निकल पे कोई चार्ज होता तो वो यहाँ पे आ जाता। तो निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और वो भी 4, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो इन पे जो चार्जेस हैं उसका सम 0 है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 है तो निकल पे भी 0। तो निकल जो है वो 0 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे MCQ में पूछ सकते हैं, कोई मेटल कॉम्प्लेक्स दे के आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल पे कितना चार्ज है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो चलें, निकल जो है वो उस पर कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3D के ऑर्बिटल्स बनाए हैं मैंने कि 3D के 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 3
कंप्लीट फील्ड हैं और 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं 3D। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट फील्ड है, और आगे 4p है 4s के बाद, और वो उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जो निकल है हमारे पास, उसमें निकल के साथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। तो उसमें आप देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब भी पॉसिबल है जब मैंने कहा था एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो 4s में तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एम्प्टी तो है नहीं, तो इसे एम्प्टी करना पड़ेगा। फिर ये एक s और ये जो 3p हैं ये आपस में मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इस s को कौन एम्प्टी करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? वो लिगेंड्स है जो जब मेटल के करीब आता है तो वो s के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है 3D के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सारे लिगेंड्स ये ऐसा नहीं करते, जो ऐसा करते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स भी होते हैं जो s के इलेक्ट्रॉन्स को वहीं रहने दें और उन्हें 3D में ना भेज सकें, जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम हो, तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपके सिलेबस में आप नहीं समझ सकते, अभी आगे जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एक टेबल बना दी गई है। उन्हें कहा है कि इसको रट्टा लगा लें आप, और बाकी सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पर नहीं बताई, वो आगे जाकर आपको सिखाएंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सीख जाएं। ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा कुछ, ये आपकी उस टेबल में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो वरना जो है वो कॉलेजेस में यही होता है कि ये टेबल है, ये इसको देख लें MCQs के लिए। लिगेंड्स जो है वो पेयर्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स एंड 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू 3D। जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिगेंड 3D में शिफ्ट करेगा तो 4s एम्प्टी हो जाएगा। और यहाँ पर 4s का एम्प्टी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं कि 4 लिगेंड्स हैं और हाइब्रिडाइजेशन 4 लिगेंड्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी निकल यहाँ पर इस मेटल कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल जहाँ पर ज्योमेट्री हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है। तो s एम्प्टी हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, 3D में आ गए। s के 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर 3D में आए तो ये भी पेयर हो जाएगा और ये भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स 3D के पहले 8 थे, यहाँ पर 10 हो गए, और 4s और 4p जो है वो एम्प्टी हो गए। अब 4s और 3 जो 4p हैं ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे ये सारे ओवरलैप करेंगे, और इनके ओवरलैप करने से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनमें से हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जो कि एम्प्टी हैं, जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जो लिगेंड्स हैं यहाँ पे जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, वो हर कार्बन मोनोऑक्साइड एक पेयर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं? हम मेटल के अपने नहीं, ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं जो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डोनेट कर रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, शायद उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए।
कॉपर टेट्राइमाइन है और इस पे चार्ज +2 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पता होना चाहिए कि मेटल पे चार्ज अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, वो कॉपर का ही चार्ज होगा। तो कॉपर और +4 अमोनिया, इनका चार्ज इक्वल टू +2 के। क्योंकि अमोनिया पे तो चार्ज है नहीं, तो ये 4 0 हो गया। और ये जो चार्ज होगा +2, ये 0, तो +2 चार्जेस ऑन कॉपर। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, वो यहाँ से गायब है। आगे सल्फेट आ सकता है, क्लोराइड आ सकता है। ये केटाइन लिखा हुआ है, एनाइन नहीं है इसका यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में। तो कॉपर +2 चार्ज हो, अगर आपको पता है कि कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1, आप देख सकते हैं, पहले सिखा चुके हैं आपको कि आर्गॉन के बाद जो है वो 3d10 और 4s1 होता है। कॉपर पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। एक s का रिमूव हो गया, एक d से। 3d9 सिस्टम में कॉपर +2। और हमें पता है कि ये जो एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तभी पॉसिबल है जब एक d ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में d का होना ज़रूरी है। तो देखिए फिर 3d9 यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल्स बनाए d के, जिसमें से 4d ऑर्बिटल्स कंप्लीट फील्ड हैं और एक d में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकता है, लेकिन इसको किसके साथ पेयर करे? पीछे तो सारे जो है ना वो कंप्लीट फील्ड हो गए, तो यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये d का इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही रहेगा। तो ये जो 3d है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो आगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में अगर इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो इससे एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन रिसीव ही नहीं कर सकता। तो इसको हमने कहा है कि भाई तुम छुट्टी करो, हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एक d का होना ज़रूरी है। तो अब वो नेक्स्ट जो है वो 4p का d होगा, 4d का, बल्कि 4d का जो है वो कोई ऑर्बिटल होगा, 3d का तो हो ही नहीं सकता। तो एक s और ये यहाँ से 2p और एक d, क्योंकि हमने टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को ही ओवरलैप करना है, क्योंकि लिगेंड्स की तादाद 4 है। 4 हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो sp2, एक sp2 और ये d, हाइब्रिडाइजेशन है sp2d। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हर एक का नाम होगा sp2d, और हर एक ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा। तो आपकी बुक में dsp2 लिखा हुआ है। dsp2 तब पॉसिबल है जब ये 3d इन्वॉल्व हो, तो फिर हम लिखेंगे भाई एक d जो कि s से पहले का है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है। तो एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2d है। लेकिन आपने याद रखना है कि आपकी बुक में sp2d और dsp2 में कोई फ़र्क नहीं है। आपने लिगेंड्स की तादाद देखनी है, अगर 4 है
और साथ में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो sp2d हो ऑप्शन, तो ये बेस्ट है। अगर ये ना हो तो फिर आपने जो टिक करना है वो होगा dsp2। तो इस पर, क्योंकि इसमें आप देखिए जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ओवरलैप कर रहे हैं, तो लिगेंड्स 4 ही होंगे जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और साथ में 4 लिगेंड्स किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में इस बात की निशानदेही करते हैं कि मेटल की जो हाइब्रिडाइजेशन है उस कॉम्प्लेक्स में वो dsp2 है या sp2d है। नेक्स्ट देखिए ज़रा आप, जो निकल के साथ 4 साइनाइड है और -2 जो है वो चार्ज है उस पर, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि निकल +2 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर 4 साइनाइड है तो -4 चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो इन दोनों का सम करें तो वो -2 है, तो इट मीन्स निकल पे +2 चार्ज है। निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है और s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, क्योंकि +2 का मतलब निकल में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं। हाँ, नाउ लेट अस इमेजिन द ऑर्बिटल्स ऑफ 3d subshell, 5 orbitals, 3 orbitals are completely filled and 2 orbitals are half filled. 4s is empty and 4p subshell orbitals are also empty. Cyanide ion is a strong field ligand. It will pair up the electrons of d orbitals. So 2 electrons are paired and 1 d orbital gets empty. Now 1 d orbital is ready to take part in overlapping to be empty to receive electrons from ligand. So 1 3d, 1 4s and 3 4p orbitals overlap to form 4 dsp2 hybrid orbitals. Here are 4 dsp2 empty orbitals that will receive 4 electron pairs. Each empty orbital will receive electrons from electron pair from cyanide. So note a difference that here 3d is empty, nickel have one empty 3d orbital, so the d orbital that is taking part in hybridization is 3d, not 4d. So here hybridization dsp2. In previous complex we noted that 3d orbital of copper +2 having 1 electron was not taking part in hybridization. Actually it was 4d that was participating in hybridization. So hybridization was sp2d. Both sp2d and dsp2 hybridizations are linked with metal complexes that have coordination number 4 and geometry of square planar. Iron, carbon monoxide are ligands that are donating electrons to iron. 5 ligands indicate that there should be 5 empty orbitals. 5 empty atomic orbitals should participate in hybridization. Here is electronic configuration of iron, argon 3d6 and 4s0. Sorry, here I have made a mistake to write electronic configuration of iron 4s2. Iron have 2 electrons in its
4s orbital and 3d6 system. 4s 2 electrons. Carbon monoxide, here we noted that 5 ligands are donating electron to iron, so there should be 5 empty atomic orbitals that should participate in hybridization. Carbon monoxide is strong field ligand that repelled the electron of 4s to be paired with 3d electrons. Here are 2 electrons that comes from 4s due to the repulsion of incoming ligand electrons. Strong field ligand easily donating electron and pairing electrons of 4s to 3d orbital. Here 1d is empty, 1 3d orbital is empty, 4s is now empty, and 4p atomic orbitals are also empty. They will overlap to form 5 1 2 and 3. 5 atomic orbitals are taking part in hybridization. 5 new hybrid orbitals will be formed that are called dsp3. Each empty hybrid orbital will receive a lone pair from carbon monoxide, so 5 coordinate covalent bonds are formed. In your book, this complex has a +2 charge. Actually not +2, it has +3 charge. Cobalt, so +3 charges on cobalt. Cobalt +3 electronic configuration is argon 3d6 4s0. 2 electrons are removed from s subshell and 1 electron from d subshell. Here are orbitals of 3d, 5 orbitals of 3d, in which 3 are completely filled and 2 3d orbitals are now empty. They are ready to overlap and form new empty hybrid orbitals. So 2d and 1s and 3p orbitals overlap and form 6 new d2 sp3 hybrid orbitals. All are empty and waiting for donation of electrons. Electron pair from ligand, that is ammonia here. So here are 6 ammonia that are donating a pair of electron to empty hybrid orbitals of this metal complex. Next topic is iron. History of iron. History shows that Chinese used iron as early as 25 before Christ, before the birth of Hazrat Isa. 25 years ago, before the birth BC, before Christians, to before Christianity, before the birth of Hazrat ईसा अलैहिस्सलाम, कब्ल मसीह कहते हैं जिसे उर्दू में. It was used in Egypt in 1500 BC. सब कॉन्टिनेंट में 600 साल कब्ल मसीह आयरन को देखा गया था इस्तेमाल करते हुए. Ores of iron. There are, what is ore? Ore is a compound of a metal extracted from earth, from which extraction of iron या extraction of any metal is beneficial on large scale. ज़मीन में से
निकला हुआ कोई कंपाउंड जिसमें किसी मेटल को निकालना लार्ज स्केल पे बेनिफिशियल हो, उस मेटल का ओर कहलाता है। देयर आर 3 ओर्स ऑफ आयरन: मैग्नीटाइट Fe3O4, लेमोनाइट Fe2O3, 3H2, हेमीटाइट Fe2O3. Formulas and name are important for MCQs. Only they are asked in MCQs that what is the what is the formula of hematite, or which of the following is ore of iron. Commercial form of irons are: iron is available in 3 forms: pig iron or cast iron that contains 2.5 to 4.5% carbon; steel that contains 0.2 to 2.5% carbon; wrought iron contain minimum amount of carbon and it is called purest form of carbon. Purest form of carbon that contains 0.12 to 0.25% carbon. Actually this portion is mostly learning based. It is metallurgical reactions. These are metallurgical reactions and experiments, mostly based on experimental basis and लर्निंग बेसिस. स्टूडेंट्स को तो याद ही करने पड़ते हैं. तो रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज 0.12 to 0.25%. Other impurities in wrought iron are: sulfur is 0.2 to 1.5%, manganese is up to 0.25%, phosphorus is 0.04 to 0.2%. Manufacturing of wrought iron from cast iron. Iron is extracted from its ores. ये ज़मीन से आपने मैग्नीटाइट ले लिया, इसमें से आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो आयरन जो आपने ऑब्टेन किया है दैट इज़ पिग आयरन और कास्ट आयरन. पिग आयरन और कास्ट आयरन that contain too much quantity of too much percentage of carbon, and so other impurities are also present in pig iron or cast iron. Here we are synthesizing more purest form of iron, wrought iron, from cast iron or pig iron. So it is done by heating cast iron in a. So first of all you should think that what is our target. Our target is to remove carbon and other impurities from iron to make it pure. Pig iron contain more percentage of carbon. Our main purpose is to remove carbon from pig iron and to convert it in wrought iron. It is done by heating cast iron in a special type of reverberatory furnace. Reverberatory furnace is a furnace in which the charge and fuel does not come in contact directly. चार्ज हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसको आप एंटर करते हैं, जिसको आपने प्योर करना हो, और फ्यूल जिस जो आप जलाते हैं हीट करने के लिए, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, इनके दरमियान फासला होता है. ऐसे फर्नेस को रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं. रिवर्बरेटरी फर्नेस टू बी यूज्ड to form wrought iron from cast iron is called puddling furnace. What is puddling furnace? Here is puddling furnace. Let us examine it to see its different parts. इस रेवर्बरेटरी फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस में यहाँ पे ये जो है वो हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हम कास्ट आयरन को रखेंगे. हर्थ कहते हैं इसे, चूल्हा जलाने वाला जहाँ पर किसी चीज़ को रख के जलाया जाता है. और इट इज़ लाइंड विद हेमीटाइट. हेमीटाइट Fe2O3 की लाइनिंग है ये सारी नीचे. Fe2O3 की लाइनिंग इसलिए है कि यहाँ से ऑक्सीजन ऊपर जा सके और ऑक्सीजन जाकर कार्बन से मिले और उसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में कन्वर्ट करके यहाँ से बाहर निकालें. तो हेमीटाइट की लाइनिंग हर्थ में है और
ये हम यहाँ पर हमारा चार्ज है ये, और यहाँ से एंटर किया जाता है चार्ज कास्ट आयरन। यहाँ से पडलिंग जो डोर है, इस पडलिंग डोर से यहाँ पर कास्ट आयरन को एंटर किया जाता है, और यहाँ से जो है वो आप जलाते हैं। यहाँ फ्यूल होता है, उस फ्यूल को आप बर्न करते हैं तो यहाँ से जो फ्लेम है वो ऊपर से जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कास्ट आयरन पे आता है। तो वो कास्ट आयरन में जो है वो मेल्ट होकर वहाँ से जो कार्बन बाहर आता है और जो उससे इम्प्योरिटीज़ बाहर आती हैं वो इस हेमीटाइट लाइनिंग से रिएक्शन करके मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस या फिर स्लैग बनाकर रिमूव होते हैं। तो ये रूफ़ जो है इसको लो रखा जाता है ताकि जो फ्लेम है उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो कम ना हो जाए, और यहाँ से फ्लेम यहाँ से इसको हीट दे के प्रोवाइड करके यहाँ से बाहर इस चिमनी से बाहर फ्लेम धुआं बाहर निकल जाता है। तो आप देखिए कि जो हमारा फ्यूल है और ये जो हमारा चार्ज है जो हमने एंटर किया ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो इसलिए इसको रेवर्बरेटरी फर्नेस भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्यों नहीं, ये फ्लेम से ही क्यों हीट कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट क्यों नहीं कर रहे? एक तो इससे कंट्रोल हीटिंग होती है, और दूसरा जो है वो इस फ्यूल की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ नीचे ही रहती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने से फ्यूल में जो सल्फ़र और फास्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं वो इस आयरन में नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाता फ्यूल का और उस फ्यूल के फ्लेम से। और ये कंट्रोल हीटिंग भी है एक कि आप अपने जो टेम्परेचर है उसको एक डेफिनेट रेंज तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेवर्बरेटरी फर्नेस है जिसमें कास्ट आयरन को यहाँ पे रखा जाता है और उसे यहाँ से फ्लेम को ऊपर से रिफ्लेक्ट करके इस पे लाया जाता है। तो वो फ्लेम जो है इस कास्ट आयरन को मेल्ट करके यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हेमीटाइट लाइनिंग से रिएक्शन करा के या तो स्लैग बना के, और स्लैग की डेंसिटी कम होती है वो कास्ट आयरन के ऊपर आ जाते हैं, स्लैग यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और या फिर गैसेस बना के यहाँ से चिमनी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो चलें इसको देखिए ज़रा कैसे क्या लिखा हुआ है कि पुडलिंग फर्नेसेस लो रूफ टू डिफ्लेक्ट हॉट गैसेस। रूफ लो है, देखिए ज़रा छत ये लो है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्थ जहाँ पर जलाया जाता है फायर प्लेस इज़ लाइंड विद हेमेटाइट। Fe2O3 से लाइनिंग की हुई है हमने उसको, ये Fe2O3 की लाइनिंग है। क्यों है आगे रिएक्शन से समझ आ जाएगी। Cast iron is placed on the hearth, melted by hot gases and stirred with long iron rods called rappers to bring it contact with lining of hearth Fe2O3। जब आप हीट कर रहे होते हैं यहाँ पे और कंटिन्यूसली स्टीरर भी कर रहे होते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हेमीटाइट के साथ कांटेक्ट में आएँ और यहाँ से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज्ड हों। तो क्या रिएक्शंस होंगे भाई? इम्प्योरिटीज़, रेबल्स कहते हैं रॉड्स को, आयरन्स के बड़े बड़े रॉड्स जिनसे आप जो है वो स्टीरर कर सकें। इम्प्योरिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? कार्बन है, सल्फ़र है, इसी तरह से सिलिकॉन है, फास्फोरस है और मैंगनीज़ है। ये इम्प्योरिटीज़ हमने या तो रिमूव करनी है मुकम्मल तौर पर या कम करनी है, फिर कास्ट आयरन रॉड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेल्ट होने से कार्बन आती है बाहर, तो वो हेमीटाइट से जो कि लाइनिंग है अर्थ की वहाँ उसके साथ रिएक्शन करके आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। गैस है तो ये फ्लेम के साथ यहाँ बाहर चली जाएगी, यहाँ से गैसेस जो बनेगी बाहर चली जाएंगी यहाँ से। तो इसके बाद जो सल्फ़र है वो भी हेमीटाइट से ऑक्सीजन लेके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर
गैसेस के साथ बाहर रिमूव होगी। सिलिकॉन हेमेटाइट के साथ मिलके सिलिकॉन ऑक्साइड और मैंगनीज़ जो एयर से ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसका एक मकसद, इसको ओपन रखने का एक मकसद ये भी है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो भी मौजूद हो, एयर यहाँ से पास हो, ताकि ये जो मैंगनीज़ है उस एयर में से जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके मैंगनीज़ ऑक्साइड बनाए। और मैंगनीज़ ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड जो पहले बन चुके हैं, ये गैसेस नहीं हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके मैंगनीज़ सिलिकेट बनाते हैं जो कि स्लैग है। स्लैग कहते हैं धात की मैल को। जो ये जो स्लैग है ये ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ना ये मेल्टेड जो आयरन है उसके ऊपर जमा हो जाती है। इसके अलावा जो फास्फोरस है वो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करके FePO4 बना देती है, जो कि हमारे पास स्लैग है अगेन, और उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से उसे भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए हमारा टारगेट तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ को सल्फ़र डाइऑक्साइड बना के रिमूव किया है, इसी तरह से कार्बन की इम्प्योरिटी को कार्बन मोनोऑक्साइड बना के, और सिलिकॉन मैंगनीज़ और फास्फोरस को हमने उनके सिलिकेट्स और फॉस्फेट्स में कन्वर्ट करके स्लैग बना के यहाँ से रिमूव किया है। तो कलेक्ट करें अब रॉट आयरन, जो कि सेमी सॉलिड मैस है, हायर टेम्परेचर पे है, तो इसलिए जो है वो सेमी सॉलिड है। अगर रखेंगे इसको तो कंप्लीट थोड़ी देर बाद अगर टेम्परेचर कम हो तो सॉलिड फॉर्म में, टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ बाल्स आर ब्लूम्स एट द एंड ऑफ रेबल्स। रेबल्स रॉड्स के ज़रिए इसको उस भट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, पडलिंग फर्नेस से बाहर, और उसको हैमर्ड करते हैं फ़ौरन ताकि ये स्क्वीज़ आउट हो, और इसमें जो गैसेस हैं और जो स्लैग जो इसमें अभी स्टिल कोई इम्प्योरिटीज़ अगर स्लैग की लगी हुई है या गैसेस इसमें अभी जो है वो डिफ्यूज़ की हुई हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा कास्ट आयरन है ना या पिग आयरन है वो रॉट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़िए इसको, ये जो हमने आज पढ़ा है इसमें से जो ये पडलिंग प्रोसेस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पडलिंग प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और जो हाइब्रिडाइजेशन शेप्स है ना ये सिर्फ MCQs में पूछे जाते हैं, सिर्फ MCQs में, इसमें से और ना शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो यहाँ से अगर किसी को जो है वो बातें समझ नहीं आ रही तो टेबल को जो है वो आप देखिए और उस पर गौर करें। आपकी सिलेबस में टेबल है और उनकी फ़र्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। हाँ, बाकी जिन बच्चों ने आगे जाकर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, MCAT का पेपर देना है, तो वो ज़रूर उसको ज़रा समझें। तो आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप ख़ुद थोड़ी एक दो मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैंने उनकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं की, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन टेबल में है, आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसको उनकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो आपसे हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।